भारत दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है, जहां हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री 13,000 से अधिक ट्रेनों के जरिए 7,000 से अधिक स्टेशन से गुजरते हुए तकरीबन 68,000 से अधिक किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ऐसे में लगातार हो रहे ट्रेन हादसे रेल यात्रियों का रेलवे से भरोसा खो रहा है। देश की नई सरकार के गठन के 2 महीने का भी वक्त नहीं हुआ, लेकिन इन 2 महीनों में 3 रेल दुर्घटनाएं हो गई हैं और 17 लोगों की जान चली गई है। वहीं घायलों का आंकड़ा जो है 100 से ज्यादा हो चुका है। आज सुबह ही झारखंड में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सवाल ये है कि एक तरफ हम वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के हादसों में लोगों की जान जा रही है। ऐसे में पूरे सिस्टम पर सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठने लाजमी है। झारखंड में हावड़ा मुंबई रेलवे ट्रैक के चक्रधरपुर रेल मंडल में आने वाले बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन और राज खरसवा रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा आज सुबह 3:45 पर हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। यह एक्सीडेंट जमशेदपुर से 90 किलोमीटर दूर हुआ। राजखरसावा और पोटोबेड़ा गांव के बीच पहले से मालगाड़ी डिरेल थी कि तभी हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन आ गई। वक्त सुबह का था, लिहाजा काफी लोग सो रहे थे, लेकिन अचानक से ट्रेन टकराई और ट्रेन के अंदर चीख पुकार मच गई। देखिए आप किस तरीके का ये हादसा हुआ है। ये आपको एक मालगाड़ी नजर आएगी और यहाँ आप देखिए किस तरीके का डिरेलमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और देखिए अभी ये जो गेट है, जब डिरेलमेंट हुआ तो कितना तगड़ा डिरेलमेंट था। ये देखिए यहाँ पर आपको दरवाजे जो वॉशरूम हैं उसके टूटे हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे आपको। इसके अलावा ये देखिए ये जो पोर्शन है ट्रेन का, ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ नजर आएगा आपको। बोगी के अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बोगी से दूसरे बोगी तक जाने का रास्ता है। और देखिए जब डिरेलमेंट हुआ था तो ये जो पैचेस होते हैं जिससे जरिए ये पूरा जो बोगी है वो कनेक्टेड होता है, वो देखिए आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति थी जब ये पूरा का पूरा डिरेलमेंट हुआ और ये हादसा बताया जा रहा है। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि रेलवे इन हादसों से कब सबक लेगा, देश की रेल सेवा कब सुरक्षित होगी, कब तक लोगों की जान से खिलवाड़ होगा। ये हादसे कैसे होते जा रहे हैं? रेलवे आखिर सो रहा है, प्रशासन आखिर सो रहा है? क्या रेल जो मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है इन हादसों को रोकने के लिए? क्योंकि आए दिन इस तरीके से डिरेलमेंट के जो हादसे हैं वो नजर आ रहे हैं। पहले गुड्स ट्रेन गिरती है, डिरेल होती है। अब ये हावड़ा मेल आपको नजर आएगा, ये हावड़ा मुंबई ये डिरेल होती है। इसके पहले पिछले साल भी हमने बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट देखा था, जहां पे कई लोग जो है वो मारे गए थे, इसका शिकार हुए थे। वो भी ट्रेन कोलिजन ही था। तो आखिर ये ट्रेन कोलिजन क्यों हो रहा है? खुद उस वक्त जो रेल मिनिस्टर थे वो मौजूद थे वहां पे, हेल्थ मिनिस्टर तक जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे, कई सारे लोग वहां मौजूद थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन हादसों से सबक रेलवे कब लेगा, कब अपनी स्थिति सुधारेगा? हर दिन लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उनकी गलती क्या है? क्या वो रेल में सफर करना छोड़ दें? पिछले कुछ सालों से रेल हादसों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद भी सरकार और रेल प्रशासन जाग क्यों नहीं रहा और इन हालातों को रोकने की दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है? कांग्रेस आक्रामक है। वो सीधे तौर पर इन हादसों के लिए रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है और कह रही है कि रेल मंत्री को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जान जा रही है लोगों की, यात्रियों की, तो रेल की जिम्मेदारी है ना कि सुरक्षित यात्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाए। और इसमें रेल महकमा पूरी तरह असफल रहा है और कारण भी सामने। उनके लिए सेफ्टी फर्स्ट नहीं है, धन कमाना पहला है। तो इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री को अगर याद करते तो शायद बहुत पहले इस्तीफा दे देते, पर अब तो अति हो गई है। रेल मंत्री वैष्णव जी को इधर उधर की बातें करने की जगह
राहुल गांधी का बयान देखने की जगह पहले रेल मंत्रालय देखें और इस्तीफा दें। नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं लेते हुए पूरी तरह जिम्मेदार वो हैं क्योंकि उन्होंने बेच दिया है रेल। विपक्ष मुखर इसीलिए है क्योंकि लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। झारखंड में ही बीते 6 महीने में ये तीसरा रेल हादसा है। इससे पहले 28 फरवरी 2024 को जामताड़ा विद्यासागर स्टेशन के बीच ट्रेन हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई। 18 जनवरी 2024 को गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता में रहते हुए देश की सरकार ने ट्रेनों का कायाकल्प नहीं किया। आज की तारीख में भारतीय रेलवे 41 वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहा है जो राज्यों को ब्रॉड गेज से जोड़ती है और देश के 24 राज्यों के साथ 256 जिलों तक फैली हुई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होने वाला है, जिसके लिए 100 किलोमीटर का पुल भी तैयार है। 250 किलोमीटर तक पिलर खड़े हो चुके हैं। इस बुलेट ट्रेन की 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन इस देश की आम जनता सामान्य ट्रेनों में सफर करती है। सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि रेल बजट नहीं बढ़ाया जा रहा, पटरियों की मरम्मत नहीं हो रही, सामान्य ट्रेनों की संख्या कम है, ट्रेनों पर पब्लिक का बोझ ज्यादा है, लोग छतों पर सफर करते हैं। केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? आपने देखा कि किस तरह से रेल बजट भी उस तरह से नहीं बढ़ाया गया, जबकि हमारे देश में जो पटरियां हैं उसकी मरम्मत ही पहले जरूरी है। आप वंदे भारत देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। वंदे भारत में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? जो गरीब गुरबा हैं वो ट्रेन के छतों पर लद लद के एग्जाम देने जाते हैं, पर त्योहार में घर जाते हैं। आप डिब्बे नहीं बढ़ाते। पुराने डिब्बों को दुरुस्त करना चाहिए, इंजन के रख रखाव सही से करना चाहिए। हर ट्रेन के जाने से पहले जो जांच होती है रेलवे लाइन की उसको देखना चाहिए कि आखिर उसमें कहाँ तोड़फोड़ हुई है कि नहीं। खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पहले से नजर रखनी चाहिए कि वहां कहीं से पटरी को क्षतिग्रस्त तो नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच करते हुए तत्काल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो मौका सरकार ही दे रही है। आम आदमी विकास की तस्वीरों को देखना चाहता है, लेकिन विकास की तस्वीरें उसकी जान की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन किया है। याद कीजिए 10 वर्ष पहले स्टेशनों की क्या हालत होती थी। आज स्टेशन साफ सुथरे हैं, नई नई सुविधाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर, फुट ओवर ब्रिज इत्यादि तेजी से इंस्टॉल किए जा रहे हैं। साफ सुथरे स्टेशन पर सुविधाओं का जिक्र रेल मंत्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे रेल हादसे विकास की इन तस्वीरों को पीछे धकेल रहे हैं। पिछले 3 सालों को ही देख लें तो देश भर में 6 बड़े रेल हादसे हुए। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए। 2 जून 2023 को बालासोर रेल हादसा हुआ, 296 लोगों की मौत हुई, 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 11 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 17 जून 2024 को कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, 15 लोगों की मौत हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 18 जुलाई 2024 को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के जिम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं। और
कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं और नुकसान रेलवेज का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इकदाम करते हैं। विपक्ष सवाल करेगा, इसीलिए करेगा क्योंकि देश की सत्ता पर तीसरी बार विराजमान हुई सरकार को 2 महीने का भी वक्त नहीं हुआ और इन 2 महीनों में 3 दुर्घटनाएं हो जाती हैं, 17 लोगों की जान चली जाती है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। हादसों के बाद सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठे तो सवालों के जवाब में नई तकनीक के साथ सुरक्षा कवच आ गया। सुरक्षा कवच को लेकर कितनी बातें हुई, लेकिन इस देश में जितना बड़ा रेल नेटवर्क है उसमें सुरक्षा कवच को पूरी तरह तैयार होने में लंबा वक्त लगेगा। सुरक्षा कवच की प्रणाली को 2019 में प्रमाणित किया गया था। तब से अब तक इस कवच को 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगाया गया है, साथ ही 121 इंजनों पर लागू किया जा सका है। बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के काम पे जू नहीं रह रही, सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। हालांकि ये सच है कि कवच एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें पटरी के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना होता है, पटरी के किनारे दूरसंचार टावर स्थापित करने होते हैं, टावरों और ट्रेन पर दूरसंचार उपकरण लगाने होते हैं, स्टेशनों पर डेटा केंद्र स्थापित करना होता है और फिर उन्हें सिग्नल प्रणाली के साथ एकीकृत करना होता है। और भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है, जहां हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री 13,000 से अधिक ट्रेनों के जरिए 7,000 से अधिक स्टेशनों से गुजरकर 68,000 से अधिक किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लेकिन सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए सरकार को न सिर्फ पूरे नेटवर्क में जो मानवीय चूक हो रही है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की भी आवश्यकता है। तभी लोगों का सफर सुरक्षित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद में ओबीसी के मुद्दे पर वार पलटवार देखने को मिला। अनुराग ठाकुर ने ओबीसी पर कांग्रेस को घेरा, जाति जनगणना पास कराकर रहेंगे ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने ओबीसी के ही मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं आपको। सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, अरे तो अपनी जाति भी दिखनी पड़ेगी उसमें। वहीं आज संसद में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक के करके कई बार किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार में रेल हादसों और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है मानो। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि एमएसपी को लेकर भी बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी दे।
एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार को। किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर यूपी से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। यूपी विधानसभा में धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक लाया गया। 2021 में बने कानून को यूपी सरकार ने मजबूत किया है। नए बिल में सजा की अवधि और जुर्माने का जिक्र है। उम्र कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। संशोधन विधेयक में जुर्माने की शर्त को सख्त किया गया है। तो ये संशोधन विधेयक जो है धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की संगठित साजिश को रोका जा सकेगा। इसी वजह से सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ जमानत की कड़ी शर्तों के प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना होगा। वहीं नए धर्मांतरण विधेयक पर मौलाना शहाबुद्दीन भड़क गए। नए कानून की जरूरत नहीं थी, ये मौलाना शहाबुद्दीन कहते हुए नजर आए। पुरानी धाराओं में ही मामला जो है वो दर्ज किया जा सकता है। इसके आगे मौलाना शहाबुद्दीन ने योगी सरकार पर वार करते हुए कहा कि नए कानून से यूपी में अल्पसंख्यक को भयभीत किया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है। एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखी जानी चाहिए। जहाँ तक नए कानून का सवाल है तो ये नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के 4 घर जल जाने के बाद इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घरों में लगी ये आग कोई हादसा है या फिर कश्मीर एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट यहां पर किया जा रहा है? ये वो सवाल है जो इन घरों के जल जाने के बाद अब उठ खड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में रात के वक्त जलते घर और जलते घरों से उठती आग की लपटें। अनंतनाग के मट्टन इलाके में कश्मीरी पंडितों के 4 घरों में आग लगी। आरोप है कि कश्मीरी पंडितों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए घरों में आग लगाई गई। कश्मीरी पंडितों के घर में आग लगने की वजह क्या है, इस बात की जांच की जा रही है। मगर चश्मदीदों से सुनिए, अंधेरी रात में उस वक्त हुआ क्या। 2 बजे हो गया, हम उठ गया उस वक्त 2 बजे हो गया। अचानक इधर शोर हो गया, हम उठ गया। हमने देखा ये सारे ये भी जब आ गए, ये गांव वाले सब आ गए। फिर फायर ब्रिगेड 4-5 आ गया। हिम्मत किया गांव वालों ने। 1990 से आज तक पिछले 34 साल में इनको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ नहीं, अचानक हो गया। अब क्या पता है किसने किया, क्या किया, कौन है ये। अगर हमको भी पता हो जाएगा क्या। घटना 28 और 29 की रात की है।
आग में राख हो चुकी ये संपत्तियां उन परिवारों की थी जो 90 के दशक की शुरुआत में पलायन कर गए थे और इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया था। पिछले कई सालों से ये घर इसी तरह से बंद पड़े थे और अब इनमें अचानक आग लग जाना कोई हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश। इसमें तो कोई रहता नहीं था। जब कोई इसमें रहता नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी और वजह की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्लियर केस है सैबोटेज का। हम दरखास्त करेंगे रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर से, जो भी हालिया जो अपना हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है मंदिरों श्राइन्स को लेके प्रोटेक्शन के लिए, उसमें ये डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है 1997 का, जिसमें कस्टोडियन है अपने रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर, वो सख्त हिदायत दे अपने लोअर स्टाफ को कि ऐसी माइग्रेंट प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा जाए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में बंकर के साथ 24 घंटे सुरक्षा तैनात है। पुलिस किसी तरह की तोड़फोड़ की संभावना से इनकार नहीं कर रही। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फायर का इंसिडेंट है, उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टेंट जो साथ में जो घर थे, जिसमें शादीलाल राजदान का श्यामलाल पटवार का जो घर है उसमें भी डैमेज हुआ और एक कुठार जिसमें जो है ग्रेन स्टोर होते हैं वो भी उसमें डैमेज हुआ उस फायर के इंसिडेंट में। इस इमीडिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो एफएसएल टीम को जो है वो मंगवाया। सीसीटीवी कैमरास जो है जितने भी अलॉन्ग साइड से उनका सीसीटीवी कवरेज जो है वो हमने टेप की। इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस स्टेशन मटन में जो है वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुआ। कश्मीर में पंडितों के 4 पुश्तैनी मकान जल जाने के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि क्या कश्मीर में फिर से 90 के दशक वाले हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है? आखिर कश्मीरी पंडितों के घर में आग लगने की वजह क्या है? क्या कश्मीरी पंडितों को डराने और धमकाने के लिए अनंतनाग में 4 कश्मीरी पंडितों के घरों को जलाया गया? कश्मीर में 1990 से जो कश्मीरी पंडितों के घर है या उनकी जो प्रॉपर्टीज है, कई एक मामलों में उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन मामलों को पुलिस ने फौरी तौर पर हल करते हुए दोषियों को सजा दी थी। और अब दक्षिण कश्मीर के मटन इलाके में ये जो आग लगी और उस आग की वजह से 4 घरों को जो कि कश्मीरी पंडितों की है उनको नुकसान पहुंचा है, इसमें भी पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की है। और यहाँ के लोगों की अगर बात करेंगे तो वो भी चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और उन सभी लोगों को सामने लाए जो इस पूरे मामले में मुलविस है, क्योंकि इस आग की वजह से पूरा एक इलाका खतरे में आ गया था। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, अनंतनाग।